हाँ जी, मैंने एक होमवर्क दिया था, हो गया जी। चलें पहले मैं रीड कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या रिस्क मुझे नज़र आते हैं और फिर हम आपसे पूछ लेंगे कि आपने इसमें क्या क्या रिस्क देखे हुए हैं। सही है जी, ओके। अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं, ओके, एक एक करके। हमने कहा भाई सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को देख लें। वो कह रहा है आइडेंटिफाई करें मैटर्स जो आप सोचते हैं कि आपको पता होने चाहिए जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे एंटिटी की और उसके, यानी कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करके आप इदारे को और उसके एनवायरनमेंट को समझ जाएंगे। तो वो हम एक एक करके पूछ लेते हैं आपसे। यहाँ पे ऑनलाइन वालों आप लिख के बता सकते हैं। ऑपरेशंस को, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझना लाजमी है कि इसके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई है, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आपको अकाउंटिंग समझ। अब लेट से एक फ्रेमवर्क है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस कंट्री में आप ऑडिट कर रहे हैं और वहाँ पे IFRS 15 जैसा, अज्यूम कर रहा हूँ कि IFRS 15 जैसा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के सेटल होने पे रेवेन्यू वाला कंडीशन वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो पे अकॉर्डिंगली उसके तहत देखनी है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी तब, अब लेट से आप किसी लेजिस्लेशन में बैठे हुए हैं यानी किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ का फ्रेमवर्क ये कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे लेके जा सकते हैं, तो वो अलाउ कर रहा है क्योंकि वो IFRS के तहत नहीं बना हुआ। तो फिर आपको वो फ्रेमवर्क जब तक पता नहीं होगा तब तक आप सही तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे और ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे। आपको टैक्सेशन लॉज एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए। यही सारी बातें लिखेंगे वो 5 नंबर के लिए हैं। चलें इससे आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो कहता ही है कि जब आप इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन कर ली, उसके बाद आप ये बताएं, आइडेंटिफाई करें और डिस्कस करें बिजनेस रिस्क और रिलेटेड, यानी उस XYZ मसले की वजह से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा और वो जो बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा उससे बचने के लिए इदारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मसले कर सकता है। तो अल्टीमेटली योर बिजनेस रिस्क विल बी रिलेटेड टू योर ऑडिट रिस्क, तो आपने लिंक करना होगा। अच्छा भाई, शाफे कह रहे हैं कि सर बिजनेस रिस्क क्या लिखने हैं, तो अब वो समझते हैं। मैंने कहा था आपने जब भी बिजनेस रिस्क को लिखना है ना तो आपने मैनेजमेंट बन के सोचना है। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आ जाएं। हमने कहा योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ एडवेंचर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब जब मैं इसका सवाल ड्राफ्ट करूंगा ना, यानी इसका सोल्यूशन कि मुझे किस किस चीज़ की समझ आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जब लिखेंगे ना कि ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा लॉज एंड रेगुलेशन, तो आप स्पेसिफिक हो जाएं, लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू ट्रैवल इंडस्ट्री, तो आपको वो आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा कि मुझे लॉज एंड रेगुलेशन समझना, दैट इज अ जेनरिक टर्म। पर आप बोलेंगे लॉज एंड रेगुलेशन किस पे अप्लाई होते हैं, जो ट्रैवल कंपनी, अब लेट से एक एयरलाइन है, एग्जाम्पल है, तो क्या एयरलाइन के अपने कायदे कवानीन है, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके कुछ उसूल होंगे कि भाई अगर आप जहाज़ उड़ाने से पहले आपने ये मेजर्स लेने हैं, इसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होनी है, चेक होना है, तो वो सारे मसाइल आपको कौन सा कानून बता रहा है, कंपनीज एक्ट या सिविल एविएशन अथॉरिटी की रेगुलेशन, तो आपने फिर वो एविएशन की गाइडेंस देखनी है। तो कहने का मतलब ये कि रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन का तस्करा करना है। सही है, आप आंसर चेक कर रहे हैं अभी APL पार्ट A की ड्राफ्टिंग नहीं, अभी मैं आंसर चेक करूंगा, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपने क्या क्या लिखना चाहिए आगे। विच ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स सर्विसेज सच एज पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। सही जी, यानी हवा में भी उड़ाते हैं, पानी में भी ले जाते हैं, दोनों बातें हैं इसमें। सही है, आगे। अच्छा, अब मैं अगर इस जगह हूं ना तो मैं ये देखूं कि भाई मुझे ये रिस्क है एक्सीडेंट के चांसेस। अच्छा, तो आपके नजूमी है कि एक्सीडेंट के चांसेस उसके नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, तो आपने जब नेचर ऑफ बिजनेस को समझा, ऑपरेशंस को समझा, तो आपको वहां से एक बात से बात पता लगी कि देयर इज अ रिस्क कि आप पे पेनल्टीज लगे, फाइन्स लगे, क्योंकि वहां पे एक अनसर्टेनिटी मौजूद है कि वहां पे अनयूजुअल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मैं हो सकते हैं क्यों कह रहा हूं, होते हैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि रिस्क है। तो क्या ये रिस्क गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अब आप ये कहेंगे सर अगर आपको ये रिस्क है तो आप इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने, इसको ऑडिट कैसे करेंगे, तो वो भी सिखाता हूं, जरा आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे।
वो भी सिखाता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। हम पता है क्या करते हैं, हम कंपनी के लीगल एडवाइजर को, क्योंकि देखो हर कंपनी केस तो खुद नहीं लड़ सकती ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरा किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। भाई कहां पे पिटीशन फाइल करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये सब चीजें किसको पता होंगी? लॉयर को। वही कागजी कार्रवाई करेगा। तो हर कंपनी अपने पैनल के ऊपर एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट करती है। तो हम लिखते हैं खत लीगल एडवाइजर को। किसके लीगल एडवाइजर को? कंपनी के। मैं कहता हूं आप मुझे डायरेक्ट रिप्लाई करें, आप कंपनी को साइड में रखें। अच्छा पहले आप कंपनी से पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि भाईजान आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई डूबा है, कोई मरा है, हवा में उड़ाया वहीं निकल गया वापस ही नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई ऐसे हालात वाकयात है तो आप मुझे बताएं। उसने बोला नो सच इंसिडेंट। क्या बोला? आपने क्या की? इंक्वायरी। अच्छा उसने कहा नो सच इंसिडेंट, आप क्या उस पर रिलाय करेंगे या उसको कोलैबोरेट करेंगे? अच्छा आप नया वर्ड सीखा आज, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट करने का मतलब है दूसरी जगह से चेक करना। लिख लो कहीं पे, कोलैबोरेट करने का मतलब है दूसरी जगह से चेक करना। सही है जी? स्पेलिंग बता दूं माशाल्लाह, CORROBORATE, कोलैबोरेट। CORROBORATE। अच्छा जी, कोलैबोरेट करने की बात हो रही है। कोलैबोरेट करने का मतलब है डबल चेक करना। इसकी बेसिक एग्जांपल ये, आप फिर आपको जो मतलब रोजमर्रा की एग्जांपल जब तक नहीं देता तब तक समझ नहीं आती है। हमने ये कहा कि भाई फॉर एग्जांपल कल रात मैं जिम में लेट हो गया, तो हमारी बेगम ने पूछा कि कहाँ हो। मैंने बोला मैं कार में बैठ रहा हूँ। तो बोली हॉर्न बजाओ। और पता है बीवी भी आकाश की है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको विश्वास ही नहीं। वो बोल रही है दोस्तों में बैठा हूँ, शीशा पी रहा हूँ, उसको शक है। अच्छा मैं वाकई जिम में था, तो उसको लगा जब पीछे से गाने बज रहे हैं तो ये कार में कैसे बैठा है। तो आप बोलेंगे सर गाने तो कार में भी बज सकते हैं। भाई एक ही मोबाइल से अगर कार कनेक्टेड है तो या तो कॉल होगी, जो गरीब लोग हैं उनको ये नहीं समझ आएगा। सही है? सुने, मतलब समझने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बेगम ने कहा भाई हॉर्न बजा के दिखाएं। तो हम क्या बजाते हैं, हम तो कहाँ बैठे हुए थे? जिम में। तो उसने बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई जो झूठ जिससे घर बन जाए वो झूठ झूठ नहीं होता, सीधी सी बात है। मैं तो आपका ख्याल कर रहा हूँ कि आप हर्ट नहीं हो, मैं अभी तक निकला नहीं हूँ वहाँ से। तो बोलिए नहीं आप भाई खाना खाया आपने सुबह से, मतलब सही तरीके से खाना नहीं खाया, जैसी बात है वो केयर है। सही है जी? तो हमने बोला सही है भाई अभी हम निकल रहे हैं, जिम से फ्री हो जाएं, मतलब फिट भी तो आपका ही शौहर है ना, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, पीस भी आपका ही है। मसला ये तो खैर फिर हम उतरे, फिर हमने वीडियो कॉल की, हमने कभी से बात की, भी जाते जाते हम घर पहुंच गए। तो कहने का मतलब है उन्होंने क्या मेरी बात पे विश्वास किया या कोलैबोरेट किया? क्रॉस चेक किया। तो कोलैबोरेट का मतलब समझ आ गया। सही है जी? तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गई। तो आप बीवियों वाला सलूक करना जब आप जाएंगे इदारे में। सही जी? कभी भी विश्वास नहीं करना। तो ये बातें हैं जो मैक्सिमम है। सही है जी? यानी इसको एक और अल्फाज सिखाता हूं आज, इसको हम कहते हैं स्केप्टिकल होना। फिर ये वर्ड आ गया नया, स्केप्टिकल का मतलब है शकी होना। तो आप जब ऑडिट की, फिर स्पेलिंग पूछ रहा है इधर। अच्छा भाई सुनिएगा भाई, SCKEPTICAL, भाई यहाँ इतने में यही होता है। इधर सुनो, फोकस, स्केप्टिकल होना, ये सारी बुक में लिखी हुई बातें। अच्छा आज पब्लिश, आज हो जाएंगी, पब्लिश होके अभी आ जाएंगी। तो आप या तो आज या तो फिर ऑर्डर कर लीजिएगा। आप ऑनलाइन तो जो है वो तो ऑर्डर करेगा, बाकी यहीं से ले लीजिएगा। सही है? मंडे तक आ जाएंगी, रखवा दूंगा यहाँ पे। आज रिसीव हो जाएंगी, मंडे को ले लेना। सही है? FAR 2 की भी आ जाएगी। क्या सुनिएगा फोकस के साथ, स्केप्टिकल होने का मतलब और कोलैबोरेशन में फर्क है। स्केप्टिकल, अच्छा ये मैं क्यों जो पूरा टाइम लगाता हूँ इन वर्ड्स पे, क्योंकि ये वर्ड्स आपकी बुक में हैं और यही जार्गन्स आपने यूज करने होते हैं व्हाइल यू आर राइटिंग। तो अगेन आपके दिमाग में होगा तो आप एबिलिटी होगी आपको राइट करने की। तो कोलैबोरेशन में और स्केप्टिकल होने में फर्क है। स्केप्टिकल का मतलब है शक होना, यानी आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना कि ये तो हो सकता है या नहीं हो सकता, और फिर उसी स्केप्टिकल माइंड के साथ दूसरी जगह से कंफर्म करने को कहते हैं कोलैबोरेशन। एक तो है स्केप्टिकल माइंड, यानी हमारी बेगम ने माइंड रखा स्केप्टिकल और फिर उसको कोलैबोरेट किया कि भाई ये देख लो कि क्या इससे ये सबूत इकट्ठा जो हो रहा है, क्या वो दूसरी चीज भी यही कह रही है या नहीं कह रही है। अब इसको हम जरा ना आसान जबान में, अब ऑडिट की जबान में भी लेके आते हैं।
एग्जाम्पल, मैंने ये कहा कि यार इदारे से पूछा, मैंने कंपनी से पूछा, सीएफओ से पूछा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, सीएफओ को भी साइड में रखो, आप लोगों में से कोई ट्रेनी था फर्म का, आप काम करके लाए, मैं आपका रिव्यू कर रहा हूं। मैंने बोला भाईजान ये रेंट एक्सपेंस क्यों कम हो गया, रेंट एक्सपेंस क्यों कम हो गया, सुनना। अच्छा, अब जब आप कह रहे हैं रेंट एक्सपेंस कम हो गया, मैंने आपसे दूसरा सवाल ये पूछा, कोलैबोरेट किया, क्या इनकी ब्रांचेस जहां से ये ऑपरेट करते हैं क्या वो कम हो गई हैं? इसको कहते हैं कोलैबोरेट करना, एक चीज को दूसरी चीज से रेफर करना, एक चीज को दूसरी चीज से रेफर करना, इसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन। अगर ये हालात वाकयात हैं, अब एग्जांपल देखना, आप जब किसी कंपनी के एफएस खोलेंगे ना आगे जाके, तो पहले आप नेचर ऑफ बिजनेस बताते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड बताते हैं, वहां पे लिखते हैं कि कंपनी की ब्रांचेस कितनी है, कहां कहां से ऑपरेट कर रही है। उसमें लिखा हुआ था लास्ट ईयर, प्लीज सुनना, उसमें लिखा हुआ था लास्ट ईयर कंपनी की ब्रांचेस थी 200 और इस साल लिखी हुई है 250। तो क्या उसकी बात और जो लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कोलैबोरेट नहीं कर रहे? तो वो कहता है भाई अदर सोर्स ऑफ एविडेंस भी देखो जो आपको इस बात की गवाही दे कि वो जो बात है वो बिल्कुल ठीक है या सही है, क्लैरिटी है। तो इसको कहते हैं कोलैबोरेट करना। खैर आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि हमने जब खत लिखा लीगल एडवाइजर को, तो हमने कहा भाईजान आप मुझे डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे कि इस कंपनी के ऊपर कोई केसेस हैं, क्योंकि केसेस तो आप हैंडल करते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब वो मुझे जवाब देगा, क्या उससे पूछ के देगा या डायरेक्ट देगा? डायरेक्ट, क्योंकि भाई हमारे पास पावर है, वो हमें जवाब देगा। अच्छा, हम जब कंफर्मेशन भेजते हैं ना तो क्लाइंट के दस्तखत लेते हैं कि क्लाइंट उसको कहता है कि मैं तुम्हें ऑथराइज कर रहा हूं कि ये जो पूछे इसको बताना, क्योंकि ऐसी बात है उसकी परमिशन के बगैर वो मुझे जवाब नहीं देगा, तो उसकी ऑथराइजेशन होती है। वो कंफर्मेशन का चैप्टर है, वो आगे जाके देखते हैं। अभी तो हम ऑडिट की दुनिया में जस्ट एंटर हुए हैं। आगे जब हमने उससे पूछा, उसने मुझे जवाब दे दिया कि भाई ये केसेस हैं, ये केसेस नहीं है। अब मानिया कह रही है सर वो झूठ भी तो बोल सकता है, मतलब आप तो ये समझते हैं कि हर कोई चोर है, मतलब आप, मैं तो हर बैच में ये देखता हूं ना, मतलब सीए फाइनल भी हो ना, अभी मैं सीए फाइनल की क्लास है इसके बाद मेरी, वहां पे भी बच्चा सर अगर वो झूठ बोले, अगर वो ऐसे करे, तो भाई मतलब कुछ इंसान के बच्चे भी होते हैं। आपको स्केप्टिकल रहना है, पर ऐसा भी नहीं है किसी बात पे यकीन ही नहीं करना, किसी की बात पे भी यकीन ना करना, तो ऑडिट तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। भाई वो कह रहा है, सुनना एक बात, वो कह रहा है भाई मैंने इतने के गुड्स बेचे हैं, इसकी इनवॉइस ये पैसे आ गए, ये गुड डिस्पैच नोट बना था, वो साइन करके गया हुआ है। आप बोलो मैं नहीं मानता, बोला भाई पैसे आ गए, मैं नहीं मानता, पैसे पड़े हुए नहीं दिख रहे। अबे भाई तो क्यों नहीं दिख रहे भाई, कुछ तो यकीन करोगे ना, सबूत इकट्ठा करो, सही है। अब इस पे काउंटर देता हूं मानिया का एक। मानिया कह रही है कि सर अगर वो झूठ बोलते, उसको पकड़ने का भी एक तरीका है, सुनते हैं सीखते हैं हम कैसे करते हैं। आपको ये पता है कि भाई एक्सपेंसेस बुक होते हैं, एक्सपेंसेस नेचर वाइज बुक होते हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस भी बुक होंगे, लीगल एक्सपेंसेस का लेजर होगा, लीगल एक्सपेंसेस का। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसे कैसे केसेस पकड़े हैं, सुनना। जो लीगल एक्सपेंसेस का लेजर होगा, उसके अंदर जो लीगल एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही होगी वो लीगल एडवाइजर्स को हो रही होगी। भाई आपका सवाल ये होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे लीगल एडवाइजर ही छुपा दे, नहीं है ये बात समझ? भाई एडवाइजर ही छुपा दे तो मैं भेजूंगा किसको और पूछूंगा किसको? ये तो उससे बड़ी टोपी हो गई। एक तो वो नहीं बताया ना, मैनेजमेंट ने बंदा ही छुपा दिया, तो फिर ये तो रिस्क है। अब आगे सुने, इसको पकड़ने का एक तरीका है, आप लीगल एक्सपेंसेस के एक एक एक्सपेंस को देखें, उसको हम 100% वेरीफाई करते हैं। कितना परसेंट? क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है। अच्छा, अब मैंने बच्चे को ये कहा कि भाई एक काम कर, मुझे मैप करके दे। उसने बोला क्या मैप करके दूं? मैंने कहा मैप करके दे, जिस जिस बंदे को पेमेंट हो रही है ना, उस बंदे को इस मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करके दिया हो, जिसको हमने खत भेजा हो, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन। अच्छा, हमने देखा जब लीगल एक्सपेंसेस वाउच किए, तो लीगल एक्सपेंसेस देख रहे थे तो 4 पेमेंट्स हुई हुई थी एक लीगल एडवाइजर को, 2 पेमेंट हुई हुई थी एक को, और 6 पेमेंट्स हुई हुई थी 3 अलग अलग को, जो उसने हमें बताया नहीं थे। हमने बोला आपके लीगल एडवाइजर कितने? उसने बोला 2। मैंने कहा पक्की बात है? बोलता हाँ पक्की बात है। तो मैंने कहा ये जो बाकी 4 पेमेंट्स जा रही हैं, ये 4 लोगों को क्यों जा रही हैं? तो उसने कहा हाँ यार ये भी कोई केस हैंडल कर रहे थे, पकड़ में आ गया। मैंने कहा आपने पहले क्यों छुपाया?
बोला मिस्टेकनली हो गया। मैंने कहा गलती अब सुधार लें, नाम दो एड्रेस दो, नाम दो और एड्रेस क्यों मांग रहा हूँ, खत भेज सकें। सही है जी। मैंने बोला ऑथोराइज करो कि ये हमें जवाब देगा, हमने उसको भेज दिया। क्लियर है। जब हमने उसको लेटर भेजा तो वो मुझे फिर कंफर्मेशन देगा। इसको हम कहते हैं ऐसे काम करना कि जो अनडिस्क्लोज केसेस है वो भी पकड़ में आ जाएंगे। पर अगेन ये तो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, अभी हम रिस्क सीख रहे हैं। आप मुझसे पूछते हो कि सर ये बताएं इसको पकड़ेंगे कैसे, हम कह रहे हैं अभी पहले क्या सीख लो, रिस्क कि रिस्क कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या ऐसे भी हो सकता है। एक और चीज़ है, आप हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की साइड खोलें, वहाँ पे केसेस आ रहे होते हैं, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, अब मतलब कहने को तो 10,000 तरीके हैं वेरीफाई करने के, ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, कोलैबोरेट। अच्छा जैसे केस नंबर मुझे पता है, केस नंबर अगर मुझे पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो केस नंबर अगर मुझे पता है, मैं वेबसाइट पे जाऊंगा हाई कोर्ट की, मैं केस नंबर डालूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, किस हद तक पेंडिंग है, क्या उसकी जो अपील है वो अभी रद्द करती गई है, क्या उसकी हियरिंग कब आएगी, वो सारी चीज़ें। तो वो तो सारी चीज़ें ऑडिट की बातें हैं। क्लियर है। तो माने आप क्लियर हो गया, जल्दी बताओ क्लियर है। हसीब कहने से ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। भाई बिल्कुल हो जाएगा, ऐसी बात है। तो आप ऑडिटर क्यों हैं, लंबा काम तो है ना। अब आप बोलो मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे को सब खुद करा दो, सही है। आईफोन कह रहे हैं सर, एक क्वेश्चन है जी, बोलें। इतना टाइम होता है तो भाई, इतना टाइम होता है तो टीम भी तो होती है ना भाई। मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप अकेले सब कर लें, टीम होती है ना, 25-25 लोग होते हैं, जिसमें से एक चौरंगी को सिर्फ किस पे लगा देना, ये कंटीजेंसीज पे, ये लीगल केसेस देखता रहेगा, उसका काम पूरे ऑडिट में सिर्फ कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके। अच्छा फिर वो अगली बार जब ऑडिट पे जाएंगे तो वो बोलेगा यार मैंने ये कर लिया, अब किसी मुझे कोई और करवाओ। मैंने कहा सही है भाई, तू दूसरा कर ले काम, ये इसको दे दे। पर हम पता है फर्म में क्या चलता है, जैसे अगर आज अनीब अज्यूम करो कि EYM है इंशाल्लाह, सही है, तो खुश भी हो रहा है ना, देखो अगर EYM है तो समझो कि भाई इसने ये चैम्प है लीगल की चीज़ें देखने का ना, तो हमने इसको लगा दिया, रिस्की क्लाइंट है, बहुत सारी कंटीजेंसीज हैं वहाँ पे, इसको देखने का तरीका भी आता है, इसको असेस करने का तरीका, लीगल लैंग्वेज भी समझ आती है। तो मैं इसको ऐसे खुले मैदान में अकेला नहीं रखूंगा, मैं तो रिव्यू करूंगा, साथ में इसके पीछे एक चुटकुली चिपका दूंगा, एक बच्चा जिसको ये सिखाएगा, जो इसके साथ साथ ग्रूम होगा। अच्छा कल को ये मुझे कहता है कि भाई मुझे सर कोई और हेड दे, मैंने बहुत लीगल खेल लिए तो मैं चैंप हो गया ना, मुझे कुछ और भी तो सीखना है, तो बोलूँगा सही है आप चेंज हो जाएं, वो रिप्लेस करेगा, फिर ये उसको गाइड भी करता रहेगा, फिर ये तैयार हो जाएगा, फिर ये होएगा कि भाई मुझे चेंज करो, तो क्या चेंज कर सकता हूँ। यस देयर इज अ सक्सेशन प्लानिंग, बिल्कुल है, सही है। ओके तो हमने कहा आईफोन कह रहे हैं कि एक बात बताएं, अगर लेजर और FS सब पता लग जाएगा तो वो छुपाता ही क्यों, कोशिश करता है ना, उसको क्या पता कि आपका दिमाग इस एंगल में चल रहा है। हाँ आपको तो ये पूछना चाहिए कि जैसे मैं मैनेजमेंट की साइड पे हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे फ्रॉड करना हो ना, मैं एक्सपेंसेस को अलग अलग लेजर में, अलग अलग एक्सपेंसेस में ब्रेक करके छुपा दूं, किसी का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। यानी मैं लीगल एक्सपेंसेस को लीगल एक्सपेंसेस में क्यों बुक करूं, मैं दूसरी जगह बुक कर लूंगा, एडमिन में बुक कर लूंगा, और जब एडमिन में बुक करूंगा तो एडमिन में भी किसी यूटिलिटी एक्सपेंसेस में ब्रेक कर दूंगा, पकड़ के दिखाओ। इसका भी तरीका है, वो ऑडिट में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं AI ऑडिट करता हूं ना, EY इज द फर्स्ट इन पाकिस्तान, इवन इन द वर्ल्ड, जो AI ऑडिट कर रहा है। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे इस चीज तक पहुंचते हैं कि उसने कहीं ये हरकत तो नहीं की हुई। पर खैर अगेन ये तो दूर की दुनिया है, अभी आप किस पे हैं, रिस्क पे हैं। ऑडिट करना मैं सिखाऊंगा, उसमें चैंप हो जाएंगे, सही है। तो मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चोरी चकारी में मुलव्विस हो जाओ, कि क्लाइंट पे बोला भाई ये यूं ब्रेक कर दे, पकड़ में ही नहीं आएगा, सही है। तो खैर वो अलग बात है। अच्छा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, अच्छा तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस में डालेंगे तो फिर इसका भी तरीका है पकड़ने का। क्या आप देखेंगे पिछले साल इतनी इंटरटेनमेंट थी, आज क्या चल रही है, कौन सी इंटरटेनमेंट जो अचानक से बढ़ गई, तो वैसे भी पकड़ में आ जाएगा। अगेन देखो डिटेक्ट करना, जब मैं आपको एक हल बता रहा हूं उसका, तो उसको डिटेक्ट करना भी तो मुझे आता है ना, सही है ना। सिपाही चोरी अच्छे से कर सकता है, सही है ना। तो ये बात है, क्योंकि उसको पता है कि उसको डिटेक्ट कैसे करना, मुझे पता है कि क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली केटर करूंगा। पर देखें, चोरी चोरी होती है, कभी ना कभी सामने आई जाती है। चलें जी,
वो कह रहे हैं आप मैनेजमेंट में क्यों नहीं काम करते, क्योंकि भाई हमें अच्छा काम करना है ना। अगर मैनेजमेंट में चला जाऊंगा तो फिर जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी होगी कि मुझे मैनेजमेंट के फेवर में काम करना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। है तो चोर दिमाग, सीधी सी बात है भाई। अगर मैं टैलेंट है तो मैं मैनेजमेंट को, भाई मैनेजमेंट क्या आपको इसके पैसे देगी कि आप सिंपल एक काम करें कि भाई डेबिट क्रेडिट और फाइनेंशियल चिपका दें, या आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो मैं कानून के कायदे में रहते हुए कोशिश करूंगा कि एक्सपेंसेस कुछ डेफर हो जाएं, अगले साल में रिकॉर्ड हो जाएं। प्रोविजंस नहीं करूंगा, प्रोविजन जानबूझ के रखूंगा ताकि रिलीज कर दूं। यानी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अज्यूम करो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट मैंने जानबूझ के प्रोविजन करा दिया। क्यों? क्योंकि जब कभी कोई नुकसान होगा तो उसको रिवर्स करके क्या बुक करूंगा, इनकम। तो ये तो तरीके होते हैं, वो आगे सिखाऊंगा ना, पहले नॉर्मल सीख लेते हैं, सही है। खैर हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा आगे, हाँ एक्सपेंसेस अवॉइड नहीं करेंगे। देखो नहीं मैं कह रहा हूँ एक्सपेंसेस तो होंगे पर उसको मैनेज करूंगा। कट ऑफ के मसले हो जाएंगे, यहाँ का एक्सपेंस आगे बुक कर लूंगा, आगे का यहाँ बुक कर लूंगा। एस्टिमेट्स को अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा, उसके बेसिस भी बनाऊंगा कि मेरे हिसाब से ये बेसिस आप चैलेंज करके दिखा दें इस पे। कह रहे हैं बेवकूफ बनाना तो आसान है इधर। खैर, एपीएल फॉलो हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट। अच्छा देखो, अगर ये नहीं भी कहता ना तो आपको ये रिस्क तो हमेशा है। देखो अगर क्लाइंट आपको ये कहता है कि हम हाई सेफ्टी मेजर्स लेते हैं तो क्या आपका रिस्क खत्म हो जाता है? देखो वो कह रहा है मेरे कंट्रोल्स हैं कि बंदे को आने से पहले उसका बेल्ट हम चेक करते हैं, सही है, पीछे बंदा चिपकाते हैं ताकि उसके साथ उड़ के जाए। होता है ना ऐसा, होता है उसमें भाई, पैराग्लाइडिंग वगैरह में सारी चीजें होती हैं कि अकेला हो रहा वापस ही नहीं आ रहा भाई, बोला ऊपर ही हूं मैं, सही है। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं। और अच्छा फिर मैंने कहा बाकी कंट्रोल क्या है? वो बोलते हैं जिस बंदे को आते हैं उसको स्विमिंग नहीं आती, तो गया तो दोनों गए। तो कहने का मतलब है फिर उसकी स्विमिंग की क्लासेस के सर्टिफिकेट वगैरह सारे क्या होते हैं? कंट्रोल। जैसा इदारा है वैसे क्या होंगे? कंट्रोल। खैर अब आगे, अब मुझे एक बात बताएं, इसके आगे कह रहा है however during the year one of its paragliding trip was affected due to which caused severe injuries to its client। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वालों तुम बता सकते हो। अच्छा यानी आप बता दो आज, हाँ आप ये बता दो इसमें बिजनेस रिस्क क्या है। चलो नॉन कंप्लायंस होने का रिस्क बिल्कुल है। आगे, रेपुटेशन, ऐसा है, रेपुटेशन का मसला है, गुडविल डैमेज होगी। दिस इज सिंपली अ बिजनेस रिस्क। सिंपल यार, ये रखो तुम्हारी जिंदगी आसान है। रट्टा लगाने का तो फायदा ही नहीं ना। अब मैं अगर आपको 1000 बिजनेस रिस्क लिखवा दूं तो आपको कैसे पता लगे किस पे क्या चिपकाना है? वो तो हालात वाकयात पे डिपेंड करेगा कि किस पे क्या वक्त पे कौन सा बिजनेस रिस्क अराइज होगा। क्लियर है? तो फाइन्स लग सकते हैं, लाइसेंस रिवोक हो सकता है। यस, बिजनेस रिस्क का ये भी तो है कि लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो बंदे उड़ा रहे हो वो वेदर में गायब हो जाते हैं, हल्की सी बारिश होती है गुब्बारा फट जाता है ऊपर सब नीचे इधर। खैर आगे, कैश आउटफ्लो हो सकता है, हैवी पेनल्टीज। अच्छा अब अनीब इसी का ऑडिट रिस्क बताओ। नहीं पेनल्टीज लग सकती हैं, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज और अनडिस्क्लोज कॉन्टिजेंसीज। वेरी गुड, ये आपका ऑडिट रिस्क आ गया। यानी जिस वजह से बिजनेस इफेक्ट होगा वही एंटिटी ने अवॉइड करने के लिए ऑडिट रिस्क बना दिया। क्लियर है? कितने लोगों ने ये लिखा था? वेरी गुड यार, बेहतरीन। और इसमें आई थिंक कोई याद करने की तो चीज नहीं थी, सोचने की चीज थी। क्लियर है भाई? चलें, वेरी गुड। यहां पे भी कह रहे हैं, लिखा था आगे, इमीडिएटली आफ्टर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट APL has invested heavily in further upgrading its equipment to prevent happening of such incident. The entire investment has been financed through a bank loan. कोई रिस्क है? हाँ बिजनेस रिस्क पहले बताओ इसका। डेट गवर्नेंस क्या हो सकते हैं, और उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम होगी, ऐसा ही है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी हिट आएगी क्योंकि इसने फाइनेंस किया है। तो ये क्या हो गया? बिजनेस रिस्क। क्योंकि बिजनेस ये सोचेगा भाई अब तो मेरे कैश ही कम बचेगा मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि बाकी किसको दूंगा? बैंक को। आपका इससे रिस्क ये है कि ये ब्रीच
ना हो जाए। तो आपका रिस्क ये कि भाई ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंस। अच्छा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, क्या ये बिजनेस रिस्क होगा? जल्दी बताओ। तो बिजनेस रिस्क आपका है ना ये, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी की वजह से आप हिट होंगे, तो कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा। तो एंटिटी इज ससेप्टेबल टू नाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क। नहीं, ये गुडविल इफेक्ट नहीं करेगा। गुडविल वो इफेक्ट करेगा जो वाकया था। नहीं, गोइंग कंसर्न तो तब ना जब आपको लगे कि ऑपरेशंस ही नहीं चल रहे। नहीं तो वो तो ब्रीच होगा ना, पर गोइंग कंसर्न का यहाँ पे कुछ लग रहा है अभी नहीं। तो आप ये तो लाजमी लिखेंगे कि रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स, वो अपनी जगह है, पर उस ब्रीच से गोइंग कंसर्न अभी दिख रहा नहीं दिख रहा वो अलग बात है। एक सवाल आ जाए आपके पास और आपको अलग 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 उसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी, आपने रेशियोज कैलकुलेट किए, हर रेशियो बेकार है। इंटरेस्ट कवर 1 से नीचे, इक्विटी और डेट का जो रेशियो है वो 80-20 है, यानी डेट टू इक्विटी 80-20 है। तो इसको हम कहते हैं एडवर्स की रेशियोज। ये रेशियोज क्या हो चुके हैं? एडवर्स। अब आप साथ में लिखेंगे कि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होने का खर्चा है वो एडवर्स हैं, जो कि दिख रहे हैं। अब किसका रिस्क है? गोइंग कंसर्न का। देखो वैसे जहां पे डेट है वहां पे ब्रीच होने का तो खर्चा है ही, पर मैं गोइंग कंसर्न से इसको तब कनेक्ट करूंगा जब वाकई दिखे कि रेशियोज क्या हो चुके हैं? एडवर्स। क्लियर है? चलें जी आगे। यस, जो अपग्रेडेशन हो रही है पीपी की, वो आपके पिछले एसेट्स की लाइफ को क्या करेगी? चेंज करेगी। और आपका बिजनेस रिस्क ये होगा कि यू नीड अ फाइनेंस टू अगेन एंड अगेन फाइनेंस योर बिजनेस। तो ये आपका बिजनेस रिस्क है कि आपको अगेन एंड अगेन पैसा चाहिए होगा ताकि आप अपने इक्विपमेंट्स की अपग्रेडेशन कर सकें। हाँ, क्योंकि आप हाईली लेवरेज हो चुके हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें इसमें। डेट इमीडिएटली पे आउट ऑडिट रिस्क ड्यू टू डेट कोवेनेंट्स ब्रीच, बिल्कुल ऐसा है। एज एपीएल एज फाइनेंस ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंटिटी माइट हैव एक्सपेंस आउट इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स इक्विपमेंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो आपने बड़ा जेनरिक रिस्क लिख दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि पीपी कैपिटलाइज करने के बजाय क्या कर दिया हो? एक्सपेंस आउट। ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही इसमें। आप बोलेंगे भाई हैविली इन्वेस्ट करे जा रहा है, और तो रिस्क है कि भाई जब आप ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे आपको रैपिडली इन्वेस्टमेंट करनी है पीपी के अंदर, तो आपको फाइनेंस दरकार होगा। और अगर फाइनेंस दरकार होगा और अगेन एंड अगेन रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से आप उसको चेंज करेंगे, तो आपकी यूजफुल लाइफ चेंज होती रहती है। तो रिस्क है कि आपने यूजफुल लाइफ को सही असेस ना किया हो। ये सर डेट कोवेनेंट बिजनेस रिस्क कैसे है? भाई देखो बात सुनो, तुम एज अ बिजनेसमैन खुद भी ये चाहोगे ना कि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच ना हो, तो वो बिजनेस रिस्क भी हो सकता है। उसका ब्रीच हो नहीं गए हो, वो ऑडिट रिस्क भी है। और उसके साथ साथ आपकी कैश फ्लो प्रॉब्लम एक बिजनेस रिस्क है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट का ऊपर चला जाना एक बिजनेस रिस्क है। बिजनेसमैन बन के सोचो, दैट्स इट, वो आंसर्स आएंगे खुद ही आगे। अब यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड जी, तो वो तो हमने लिखा ना, ऑडिट रिस्क लिख सकते हो तुम, सही है। अच्छा, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट ड्यू टू ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स towards adventure trips, number of tour operators have launched the same services significantly at lower prices. अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। इधर आप बताएं कि इस वाली पूरी लाइन में क्या कोई बिजनेस रिस्क छुपा हुआ है? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन्स, ओके सही है। लॉस ऑफ कस्टमर्स, वेरी गुड, ये है बिजनेस रिस्क। डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन्स और लॉस ऑफ कस्टमर्स, ये आपका क्या हो गया? बिजनेस रिस्क। अब जल्दी से बता दें इसी का ऑडिट रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, वेरी गुड, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं तो आपका रेवेन्यू इफेक्ट होगा, और हो सकता है कि आपने फ्रॉड्यूलेंटली अपना रेवेन्यू बुक किया हो ताकि आपके प्रॉफिट्स मेंटेन रहें। क्लैरिटी है? अच्छा, इंपेयरमेंट का भी रिस्क है। इंपेयरमेंट कैसे? वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो आप सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और आपके रेवेन्यू श्रिंक होते जा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप हो सकता है कि अपने एसेट्स को रिकवर ना कर पाए। अच्छा, अब अब्दुल्ला कह रहे हैं सर एनआरवी का रिस्क हो सकता है। भाईजान, हवा में उड़ाने के लिए कौन सी इन्वेंट्री? हवा में उड़ाने के लिए कौन सी इन्वेंट्री? वो तो इक्विपमेंट्स होते हैं, पीपीई होता है।
पीपी की इंपेयरमेंट का रिस्क है, यहां पे कोई मुझे इन्वेंट्री अब तक ऊपर के सवाल में नहीं दिखी है, सही है। अच्छा सुदेश कह रहे हैं सर रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज कंटिजेंसी समझा दें। भाई पहले ये बताओ सुदेश, कंटिजेंसी का मतलब याद है? कंटिजेंसी का मतलब यह है कि ये पे होना डिपेंड करता है, कंटिजेंट है किसी इवेंट के होने या ना होने पे। तो हमने ये डिस्कस किया था। तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरा लॉयर मुझे ये कह रहा है कि अनलाइकली है कि ये तुम केस हारो, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे डिस्क्लोज। तो ये जो तुमने बंदे उड़ाए थे ऊपर जो मतलब ठुक गए कहीं जाके, तो वो आप पे केस फाइल कर सकते हैं? यस। तो हो सकता है कि वो केस फाइल हो चुका हो और आपने उसको डिस्क्लोज, ताकि आप शेयर होल्डर को ये बताओ ही नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो तो आपको बोलेंगे, वो डायरेक्टर्स को बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो, वो सीएफओ को बोलेगा क्या कर रहे हो, सीएफओ इनको बोलेगा क्या कर रहे हो। तो हो सकता है कि अपनी जॉब बचाने के लिए उन्होंने ये चीज छुपाई हो। तो ये पूरी चेन है। अच्छा जी सर, ऐसा रिस्क होता है जो बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क दोनों में आ जाए? अभी बताया ना आपको मैंने, कोवेंट, तो उसको भी रिस्क है, उधर भी रिस्क है। गोइंग कंसर्न का भी रिस्क है कि भाई वो मैनेजमेंट कहेगी कि गोइंग कंसर्न ना हो, तो वहाँ पे भी हो सकता है। पर उसको लिखने का तरीका अलग होता है कि वहाँ पे कैश फ्लो हिट होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, इमीडिएट पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हमें रिस्क होगा कि ये गोइंग कंसर्न ना हो, जबकि कह रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न है। सर बंदे मार के मैं कंपनी से रिजाइन कर दूं बगैर डिस्क्लोज करे, उसे कैसे ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा? अच्छा देखें, ये तो आपने बात ही फजूल की। वो बोला बंदे मार के तुम के कातिल हो, समझने की बात है, मतलब क्या खूनी खानदान से हो, ये कैसी बात है यार। बोला बंदे मार के मतलब जा रहे थे चाकू मार दी गले पे और निकल गया। अबे भाई कैसे मारेगा बंदे तू यार? भाई जो बंदे मारे हैं वो तुम पे तो केस नहीं करेंगे, कंपनी पे केस करेंगे। अब एग्जाम्पल है, तुम्हें वहां पे बंदा रखा हुआ है वो पैराशूट बांधने के लिए, तुमने डोरी सही से नहीं लगाई, सही है, तो जैसे तुमने डोरी सही से नहीं लगाई, अब वो बंदा होते हुए तुम्हें भी खींच के ले गया कि दोनों हवा में, अब तुम्हें तैरना आता था तुम बच गए, और तुमने बोला मैंने एक बंदे को मार दिया, डोरी सही नहीं बांधी थी, तुम तैरते हुए वापस पहुंच गए, वो कहीं निकल गया, लाश भी नहीं मिली। अब कहने का मतलब ये है कि भाई वो अगर बंदा या उसके घर वाले आबाओ अजदाद जो भी हैं वो केस करेंगे, इस पे करेंगे कंपनी पे। अच्छा अब तुम्हें मैं सिखाता हूं, जब ये चोरी चकारी की चीजें होती हैं ना, तो चोर दिमाग को पकड़ने के लिए दो तीन चीजें भी होती हैं, सुनिएगा। ये कह रहे कि भाई मैं बंदा मार के भाग जाऊं, तो बेटा जब तुम कंपनी में एंटर होते हो ना, या कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, तो तुम्हारा पूरा कट्टा चड्डा उनके सामने होता है, सीएनआईसी की कॉपी होती है, घर का एड्रेस होता है। तो मैंने कहा तुम भाग जाओ, सही है, तुम निकल गए, पुलिस आएगी तुम्हारे घर पे, सही है जी, फिर जो तुम्हारे आबाओ जितने भी होंगे ना उन सबको उठा के ले जाएगी, सही है, फिर तुम्हें बुलाया जाएगा कि तुम आओ, तो फिर इनको रिहा करते हैं। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली तुम भाग के भी कहाँ जाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि भाई सही है, मतलब दिमाग होना चाहिए पर इतना एक्सेसिव नहीं चलाओ ना, सही है। अब यही तो बात है, ये ऑडिट की क्लास है, ये क्रिमिनल केसेस लग रहे हैं यहाँ पे, सवाल भी तो देखो, बोले मैं मार के भाग जाऊं। चलें जी, ओके जी, पहले बताओ भाई बात, सर रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन बता दें, मतलब मार्जिन कैसे कम होंगे? भाई मानिया कह रही है मार्जिन कैसे कम होंगे, जल्दी बताओ। सुने 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 भाई, एक जगह पैराग्लाइडिंग करवा दें, सही है, वहीं पे ही दूसरे बंदे, दूसरे टूर ऑपरेटर आ गए, वो भी पैराग्लाइडिंग करवा दें। अच्छा अब एग्जाम्पल लें, जैसे ये जो बच्चा है जिसने पूछा कि सर मैं चाकू मार के भाग जाऊं, ये वहां गया, इसने बोला भाई आप कितने में उड़ा रहे हो, उसने बोला 5000 में, दूसरे को आवाज दी हाँ भाई कितने में लेके जाएगा, उसने बोला 2000 में, उसने पीछे मैं भी बैठूंगा, उसने बोला आ जाओ चलो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो तुम्हें बिठा के ले गया ऊपर और तुम्हें सस्ते दामों में लेके गया, तो उसकी कोई वजह है? वजह ये है कि उसकी कॉस्ट कम है, सही है। खैर अब उसकी कॉस्ट कम है, ये बात समझ आ रही है मुझे और तुम लोगों को भी, सही है। तो मुझे बताओ कि इसका मार्जिन गिर गया, दिस इज हाउ मार्जिन्स हैव बीन रिड्यूस्ड। मानिया क्लियर है? अच्छा सैफुर रहमान कह रहे हैं सर यूजफुल लाइफ वाला रिस्क लिखना लाजमी है। भाई लाजमी है ना, अगर आप पहले किसी इक्विपमेंट पे या पैराग्लाइडिंग करवा देते पैराशूट के जरिए, अब उसमें सुराग हो गया है, वो नहीं हो पाएगा, वो फुस हो जाएगा ऊपर जाके, तो आप जब उसको चेंज करेंगे तो क्या उसकी लाइफ वही है, चेंज हो गई? चेंज हो गई। हो सकता है 1 साल भी नहीं चले, 6 महीने भी नहीं चले। तो वो कह रहा है फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन इन एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट विल लीड टू चेंज इन यूजफुल लाइफ। क्लियर है? इसकी बेसिक एग्जांपल भी है यार, कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो मैं अगर उसको चेंज करके लाऊंगा तो मेरे लिए यूज के काबिल
नहीं है। तो यूजफुल लाइफ एंटिटी स्पेसिफिक होती है और एंटिटी के वो किसी काम का नहीं है। हो सकता है कि वही पैराशूट में तुम्हें तुम घर पे छतरी की तरह लगा दो, तुम्हारे लिए यूजफुल लाइफ कितनी हो गई 10 साल, पर उसके लिए यूजफुल लाइफ कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तुमने बोला भाई वहां से पकड़ वहां से बांध दिया कि बारिश का पानी यूं बह जाए, तो वो तुम्हारे यूज अलग है, उसका यूज अलग है। सही है भाई, ये कहानी होती है। अच्छा भाई, मान्या ने फिर सवाल पूछा है, सर लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है कि बाकी ऑपरेटर्स एपीएल की तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, इसके बावजूद कैश फ्लो कैसे इफेक्ट होंगे? भाईजान देखो, अब बिजनेस सेंस है ये भी। भाई बाकी ऑपरेटर्स अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे, एग्जांपल दे रहा हूं, आप ना प्राइस पे कभी कभी बिक जाते हो, अनलेस कि आप क्वालिटी कॉन्शियस हो, अनलेस कि आप। अब मैं अपने इतने दोस्तों की एग्जांपल दूं, आईफोन खरीदने गया मैं दोस्त के साथ, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, ये एग्जांपल है। आईफोन खरीदने गया, मैंने उसको बोला कि भाईजान डब्बा पैक ले ले, तू किट नहीं उठा, किट आती है और डब्बा पैक आता, दो चीजें होती है ना। मैंने अच्छा बोला क्या फर्क है यार आकाश, वो भी तो मोबाइल है ये भी तो मोबाइल है। मैंने कहा भाई सिक्योरिटी है, वो डब्बा पैक कंपनी से आया है। बोला ये भी तो कंपनी ने बनाया होगा। मैंने कहा बनाया होगा तू ले ले। सही है। अच्छा प्राइस डिफ्रेंसिएशन 25,000 रुपए, क्योंकि डब्बे की प्राइस होती है ना कि भाई वारंटी है, वो वारंटी में नहीं है, क्योंकि किट है वो विदाउट वारंटी है। अच्छा भाई प्राइस कॉन्शियस, ले लिया, हफ्ते बाद हीट अप होने लग गया मोबाइल। तो सही है भाई, आपने हफ्ता चलाया ना उसको, आपको लग पता गया। कहने का मतलब यह है कि आपके रेवेन्यूज पे इफेक्ट हुए ना। अब हुआ क्या, अब वही दुकानदार जो डब्बा पैक माल बेच रहा है, क्या उससे खरीदा गया किसी और से? किसी और से। अब सवाल समझने की बात यह है कि ये आपको पता है कि आप इदारा देख रहे हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गुर्बत ज़्यादा आदमी है, वो पहली बार फैमिली को घुमाने लेके गया, वो बोलेगा बांध और निकाल, उसको घुमा के लेकर आ। सही है ना। अब एक इसकी बेसिक एग्जांपल है, मतलब वाकई बता रहा हूँ तुम्हें, बेसिक एग्जांपल है। भाई देखो, हम जब छोटे थे तो मेरी अम्मा बताती है कि हम तो तुम्हें ना दरवाजे से बांध दिया करते थे कि हिले ही नहीं। बाखुदा अम्मी बताती है, मुझे बोलती है भाई रोता था ना, भाई बच्चा होता है, बच्चा भाई रो रहा है, अम्मी जा रही है, जाना है उसके साथ, अम्मी बांध के चली जाती थी मुझे। जैसे वो कुत्तों वाला सुलूक है, बांध के चले गए। सुनो आगे ये, अब मेरी अम्मी मुझे बताती है, अब मेरा जो बेटा है ना, अब जाहिर सी बात है आप लोग जब इंशाल्लाह आपकी औलाद हो, पहले तो शादी हो वो अलग बात है। सुने, अब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप पहले तो उसका सर बिठाने के लिए वो रखते हैं कोई, ताकि उसका शेप आए प्रॉपर, मतलब सेक्सी सा बच्चा लगे इधर इधर, तो वो फिर उसके अलावा आप उसको ना बांध के सुलाते हो ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हों। अच्छा मैंने देखा कि यार वो मेरे बेटे को बांध के सुला रहे हैं, मेरे को लगे तशद्दुद है, ये बाखुदा मुझे लगे तशद्दुद है। तो ये हमारे वालिदैन जो कर रहे हैं ना, वो अपना हिसाब किताब है। अच्छा मैं क्वालिटी कॉन्शियस में बोलता हूँ नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब हमारे वक्त पे अम्मी बोलती थी जो खिलाने थे, चावल मीठा सब खाता था बच्चा। अब क्या जैसे जैसे जदीद दौर आया तो डॉक्टर्स कहते हैं यार छोटे बच्चों का मीठा ना खिलाएं, वो उनके लिए हार्मफुल है, उनको स्क्रीन टाइम नहीं दें। तो मेरा जो कबीर है वो स्क्रीन टाइम बिल्कुल उसका अब हमने कर करके 15 से 20 मिनट कर दिया है। हमने वो स्क्रीन टाइम नहीं दिया ताकि वो शार्प हो, वो चीज़ों में इंगेज होता है, हमने उसको कोई एक्टिविटीज़ दी में वो उसमें खेलता है ताकि उसका दिमाग क्या हो, डेवलप हो। तो अब ये मैं क्वालिटी कॉन्शियस हूँ। अब यही चीज़ हमारे वालिदैन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो उनकी गलती है या वो ज़माना ऐसा है? वो ज़माना ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई क्वालिटी कॉन्शियस जो चीज़ होती है वो ड्रिवन होती है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर यही चीज़ बाय करने जाएं मेरे घर वाले, अब मैं कहता हूँ भाई मेरा बेटा नाइकी पहने क्योंकि मैं कमाता हूँ, सीधी सी बात है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई चप्पल भी पहनेगा, नाइकी भी पहनेगा, शूज़ पहनेगा, नाइकी के पहनेगा, सीधी सी बात है, एएमके का बेटा पहनेगा, अपनी जगह है। सही है। सुने, अब यही चीज़ हमारे वक्त में थी, तो जब ऐसी बात है अगर हमारे वालिद नहीं अफोर्ड कर पाते थे तो हम जाते थे लाइट हाउस, वहाँ पे भी नाइकी का जूता मिलता था, पर वो क्या होता था, यूज। तो कहने का मतलब है क्वालिटी कॉन्शियस ना। अब एक स्ट्रीम ऑफ अवाम ऐसी है जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, तो वो वहाँ से बाय करेगी, तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एट द एंड ये पूरी सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि मानिया का एग्जाम्पल थी कि मार्जिन क्यों कम होगा, क्योंकि आपके लोग यहाँ से वहाँ स्विच हो जाएंगे। तो क्वालिटी वाले तो वो लोग होंगे जो पैसे वाले हैं। तो आप तसव्वुर करें कि पहले, प्लीज़ तुम लोग बताना है तो सुनना, पहले तुम लोग बताना, पहले उस पूरे एरिया में तुम पैराग्लाइडिंग करवाते थे, तो जो भी गरीब तबका भी आता था तो वो मजबूरी है उसकी कि वो आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था। क्लियर है? अब जो गरीब तबका आएगा क्या वो आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा या कहीं और निकल जाएगा? तो इससे आपका रेवेन्यू इफेक्ट होगा।
पर अगेन इन ऑडिट की क्लास में मैं बिजनेस क्यों सिखा रहा हूँ? सही है, खैर है, पर चलो सवाल एड्रेस हो गया। सरफराज कह रहे हैं, एक तो ये पीके वाला सरफराज है, एक सवाल पर क्लास लग गई। देखो भाई है तो है, पर ये गलती बच्चे की एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। खैर चलें आगे, इसको लेके चलते। मानिया प्लीज कंफर्म करो मेरी बहन सही है, ये क्लियर है जल्दी से। अच्छा जी, ये कह रहा है सर हम सब गरीब फील कर रहे हैं। ओके सही है, ओके जी। अच्छा भाई इधर, you have been informed that due to overwhelming response towards the adventure trip, number of tour operators have launched the same services at significantly low prices। तो यह अल्टीमेटली आपके मार्जिन को क्या करेगा? कम करेगा। अच्छा, जब मार्जिन को कम करेगा तो क्या आपके कैश फ्लो इशू होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आप जो पहले कमा रहे थे वो कमा नहीं पाएंगे। आगे जी, however all these new tour operators are not following as high safety standards as being followed by APL। नहीं कर रहे हैं, मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ। और अच्छा, चाहे वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हूं, अगर ये चर्सी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा होता तो ऊपर क्या हुआ था? फिर सेंड हुआ था ना, तो वो कोई भी इशू की वजह से हो सकता है। तो हमारा रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। क्या कहते हैं? ऐसा इदारा है जहां पे ये रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? इनहेरेंट रिस्क होता है ये। आगे, कंसिडरिंग द इंक्रीज कॉम्पिटिशन, यार ये किसी ने बता दिया ना तो मजा आ जाएगा। APL has recently widened its scope of business, यानी उसने कहा भाई कंपटीशन है तो हमें भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। आगे हमने कहा बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स एंड होटल रूम्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स एट अ APL is entitled to a commission if bookings are made through APL. The commission on booking is recorded when the payment has been received। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, यानी तुम बताओगे। हाँ जी, ऑनलाइन तो लिख के बताओ क्या रिस्क क्या है यहां पे। तो कैसे गलत हुआ हो? देखो मैं लिख दूंगा ना एग्जाम में कि रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड हुआ होगा। आप सही बोला कि रिस्क है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल और फिर भी आपने रेवेन्यू बुक कर लिया हो। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कब होगी? क्योंकि देखो अगर बुकिंग कैंसिल हो गई तो आपको पैसे, तो यू हैव टू वेट टिल द टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड। क्लियर है? आगे जी, तो ऑडिट रिस्क की तो बोला मैंने कि ऑडिट रिस्क क्या है। चलो बिजनेस रिस्क बताओ। कैंसिलेशन से आपके कैश फ्लो इश्यूज हो जाएंगे, दिस इज अ बिजनेस रिस्क। देखो बिजनेसमैन बन के सोचो, आपका पैसा प्रॉफिट हिट होता हुआ देखिए, ये बिजनेस रिस्क। उससे ऑडिट रिस्क क्या बनेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स। क्लियर है? डिस्काउंट नहीं, वो तो नहीं है ना, वो तो बात है। देखो होता क्या है, अब आज मैं फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल एजेंसी खोलूं और मैं बोलूं, मैं होटलों के पास जाऊंगा और मैं होटल्स को बोलूंगा भाई देखो यार, एक तो तरीका ये है कि तुम्हारे पास खुद कस्टमर चल के है। जब मैं तो ऑडिट करता हूं ऐसी कंपनीज का तो मुझे इसलिए पता है। एक तरीका ये है कि मेरे लिंक से लोग मुझे जानते हैं, तो मेरी फेसिंग पे तुम्हारे जो रूम्स हैं वो बुक होंगे, पर उसकी शर्त है कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो प्राइस होगी और जो मैं वेबसाइट पे अपनी प्राइस ऑफर करूंगा वो डिस्काउंटेड होगी। तो फिर होटल वाला कह रहा है वो रेवेन्यू किसका है, तुम्हारा ही या मेरा है? मैं बोलूंगा आपका, मुझे उस पर क्या चाहिए? कमीशन। तो इस पूरी कहानी सुनाने का पता है मकसद क्या था? कि ये भी रिस्क हो सकता है कि ये चर्सी जो उसके लिए पैसे ले रहा है उसको भी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर ले। बात समझ आई? क्योंकि इसको पता है क्या करना चाहिए, कैश डेबिट पेएबल टू होटल क्रेडिट। ये क्या कर सकता है? रेवेन्यू क्रेडिट। तो भाई लायबिलिटी की जगह ले, और जब पैसे वापस करे तो आगे जाके रिवर्स कर दे। भाई मेरा मसला तो आज का है ना कि आज सही अकाउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। देखो ये रिस्क हमेशा रहेगा जब आप में बीच में एक मीडिएटर होते हैं, तो यहां से वहां पेमेंट करनी है, आपको लायबिलिटी बुक करनी चाहिए, आपने क्या चिपका दिया? रेवेन्यू। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो आपका यहां पे रिस्क स्टैंड स्टिल बिजनेस रिस्क तो वही है कि बुकिंग्स माइट बी कैंसल्ड, ऐसा ही है। आगे अच्छा, इसमें कोई सवाल है अभी? क्लियर है? तो दूसरा मैंने आपको बता दिया। अच्छा,
सर होटल रूम का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो चेक इन करने। नहीं यार, होटल रूम का अभी तो बताया, होटल रूम का रेवेन्यू मैं क्यों बुक करूंगा? होटल रूम मेरा या उसका है? मुझे सिर्फ इस पे क्या मिलेगा? कमीशन, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं करता ना। क्लियर है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो भाई, हमने फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमने एजेंसी खोली, हम होटल्स के पास गए, मैंने कहा भाई तुम एक रूम का एक दिन का किराया मरी में कितना लेते हो या हुंजा में कितना लेते हो, जो भी है। उसने कहा कि भाई हम एक दिन का किराया लेते हैं 15,000। मैंने कहा भाई देखो, जब तुम्हारे पास लोग आएंगे, तुम्हारा रेवेन्यू बुक होगा, मैं एक मीडिएटर हूँ, मेरी फेसिंग है यहाँ पे, तो मेरी वेबसाइट देख सकते हो कितना यहाँ पे हलचल मचती है। मैं आपके लिए, क्योंकि पैराग्लाइडिंग भी करवाता हूँ मैं इधर, मैं आपके लिए रूम की बुकिंग्स भी लाता हूँ, आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? उसने बोला थैंक यू, आप मुझे ला के दें। तो बोला भाईजान ला के तो दें, कमीशन भी तो है। तो मैंने कहा सही है भाई, अरेंजमेंट क्या है? बोला मैं पैसे दूंगा, आपको जमा करा दूंगा, और मैं उस पर क्या ले लूंगा? कमीशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं पैसे लूंगा तो क्या वो पैसे लेते हुए मेरी इनकम है या लायबिलिटी है? अनअर्न रेवेन्यू नहीं कहेंगे आप, आपका रेवेन्यू है ही नहीं, दैट इज लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे टू होटल। आपको क्या मिलना है? कमीशन। तो वो कमीशन आप कब बुक करेंगे? जैसे वो बंदा पेमेंट रिसीव हो जाएगी, पर वो कह रहा है कि मैं पेमेंट रिसीव करता हूं उसी वक्त इनकम बुक कर लेता हूं। आपने ये भी तो देखना है ना कि ऐसा तो नहीं है कि होटल की कैंसिलेशन हो गई हो तो कैंसिलेशन में आपसे पैसे वापस मांगे जाएंगे, आपका रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। तो यही रिस्क है कि दो मसले, पहला कि एक तो कमीशन इनकम बुक हो गई हो इवन दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज नॉट बीन, और दूसरा रिस्क ये है कि भाई आपको अगर रेवेन्यू के पैसे मिले होटल के, वो भी आपने रेवेन्यू में चिपका दिए जबकि आपका वो रेवेन्यू ना हो। तो ये रिस्क प्रेवलेंट है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, एक रिस्क है। क्लियर है? तो एक एक लाइन पे एक एक चीज है। कमीशन भी वापस करनी पड़ जाएगी, बिल्कुल। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जब कमीशन वापस करनी पड़ जाएगी इसलिए तो उसका रेवेन्यू बुक नहीं होना चाहिए। पहले बताओ, सवाल की थीम क्लियर है? पक्की बात है? ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, किस बच्चे ने इस सवाल में ये कमीशन की रिकॉग्निशन का पॉइंट लिखा था? वेरी गुड यार, नहीं लिखा था, मिस हो गया था। ऑनलाइन वालों आप में से कितने लोगों ने लिखा था? जल्दी से। मोहम्मद अजील कह रहे हैं कि सर ये बुक नाउ पे लेटर वाला समझ नहीं आया। तो अभी आया भी नहीं हूं मैं वहां पे, एक मिनट रुके। चलें, वेरी गुड यार, इधर इधर फोकस के साथ। अब मानिया, नाउ योर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, जल्दी बताओ प्लीज। ओके, इधर यार आखिरी पूरे सवाल पे हमने पूरा पास पेपर पे क्लास निकाल दिया। तो देखो, बुक नाउ एंड पे लेटर इंस्टॉलमेंट स्कीम्स फॉर ऑल इट्स। अच्छा, आप सर्विसेज होटल वाली को हटाओ या होटल वाली को इंक्लूड भी कर लो, जो भी है। बुक नाउ पे लेटर। अच्छा, बुक नाउ पे लेटर का मतलब यह है कि आज आप बुकिंग करा लें, पैसे यार मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में नहीं। जानी आप बता दो आज क्या रिस्क है? ऑडिट रिस्क बताओ पहले। अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस और ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। अच्छा, अब हम नजूमिया में बताइए रिस्क है। भाई आप कह रहे हो उधार पे काम शुरू कर दिया मैंने घेरने के लिए, तो उधार पे जब काम शुरू कर लिया मैंने तो वो बोलता है पेमेंट। तो फॉर एग्जांपल बुकिंग करा ली, बंदा घूम के आ गया, हो के आ गया, पैसे नहीं है। नहीं ना, बुक नाउ पे लेटर इंस्टॉलमेंट स्कीम, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो देखो ना, बुक नाउ पे लेटर इंस्टॉलमेंट स्कीम, बात समझे? इंस्टॉलमेंट्स में तो मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट्स में तो हमेशा रिस्क है ना कि भाई हो सकता है कि वो आपको पैसे, यार अगर तुमने बिजनेस रिस्क बता दिया तो फिर कंक्लूजन है। नहीं, कैंसिलेशन के तो हैं कैश फ्लो इश्यूज, और कैश फ्लो इशू को ऊपर से लिंक भी कर सकते हो इनएबिलिटी टू पे डेट्स, और ओवरऑल आपके लिए लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट होंगे, ओवरऑल आपके लिए लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट होंगे। और ये सीधी सीधी बात है यार, सीधी सीधी बात है कि जब आपको वैसे कैश इनफ्लो आता रहता है और आपने ऐसी मस्ती कर दी है कि आप बुक नाउ पे लेटर वाली, तो अब आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपके कैश फ्लो इश्यूज आएंगे इवन तो आपने डेट भी लिया हुआ है। भाई क्लैरिटी है ये बात?
बिल्कुल वो तो हमने ऊपर बात कर ली ना कि वो रेवेन्यू में डाल दिया जबकि डालना नहीं चाहिए। क्लियर है? पहले बताओ भाई यहां तक पूरी कहानी क्लियर है? अच्छा, आईफोन कह रहे हैं सर बुक नाउ पे लेटर वाली लाइन एक्सप्लेन करते। तो भाईजान अभी क्या किया था मैंने, ये इतना भाई बुक नाउ पे लेटर का मतलब है आज बुक करो पैसे आज क्लास लो, पैसे बाद में नहीं देना। सही है कह रहा ये हूं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आज आपने बुकिंग कर लिया पैसे बाद में दे रहे हैं तो मेरा रिस्क है बैड डेट्स का, वो तो होता ही है हमेशा। सही है? कैश फ्लो रिस्क है ना, बिजनेस रिस्क इज ऑलवेज अबाउट कैश और प्रॉफिट। नहीं, क्रेडिट असेसमेंट इज नॉट अ रिस्क, इज अ कंट्रोल। क्रेडिट असेसमेंट इज नॉट अ रिस्क, इज अ कंट्रोल। सही है? अब एक फॉर एग्जांपल एक फैमिली के साथ बंदा आ रहा है, वो बुकिंग कराना चाह रहा है, तुम बोले रुक तेरी क्रेडिट असेसमेंट कर रहा हूं, बोलेगा निकल दूसरा खड़ा हुआ है वहां पे। सही है? तो ये हिसाब किताब है, बिल्कुल ऐसा है। कहने का मतलब रूम बुक कर लिया वहां रह लिया पैसे बाद में दूंगा, नहीं, रूम बुक कर लिया वहां रह लिया हवा में उड़ भी लिया सब कर लिया, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है और एक इंस्टॉलमेंट देके गायब, तो अब क्या वो रिकवरेबिलिटी का रिस्क है? तो बिजनेस रिस्क हो गया आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, लिक्विडिटी इश्यूज, ऑडिट रिस्क क्या हो गया? बैड डेट एक्सपेंस। क्लियर है भाई? नहीं, रेवेन्यू तो एक साथ ही बुक होगा ना, इंस्टॉलमेंट्स में तो पैसे आते रहेंगे, वो तो रिसीवेबल की रिकवरी, रेवेन्यू तो पूरा होगा, वो तो सेटिस्फाई हो गई ना। चलें, सही है जी भाईजान, क्लियर है? बाकी बात है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये मैं आपको भेज देता हूं और ये सेम वही बातें हैं जो हमने की हैं, लगा हुआ था ना। चलें, गुड, ओके, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। कल रखें क्लास? संडे नहीं, चलो नहीं रखते, यही सुनना था।